Okay, so in the Milken's oil drop experiment, okay, there is a atomizer and this is a microscope. ओके, माइक्रोस्कोप है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हम लोग जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ड्रॉपलेट्स में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। ओके, फ्रॉम हियर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पर यहाँ पर होता है, कहीं पर यहाँ पर होता है। ओके, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग जगह पर होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आप कहीं पर भी बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होती है, इस होल से जो ड्रॉप आएगी यहाँ पर, ये तो पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई एटम्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी दी जाती है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू नो द एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन सब लोग जानते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ओके, इस तरीके से लोगों आप स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ओके, सपोज यहाँ से कोई भी ड्रॉप्स निकलती हैं एंड यहाँ पर वो ड्रॉप्स आके रुक जाती है। ओके, सपोज रुकती नहीं है, जब ड्रॉप नीचे आएंगी तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इसमें अटैच हो जाएंगे, कुछ प्रोटॉन्स भी आएंगे। ओके, सो फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो जाएंगे। ओके, क्लियर ना। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें अटैच हो जाएंगे, हम लोग एनर्जी देते हैं, तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ओके, ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल वासु सर ने क्लास में दिया होगा, इनकेस अगर नहीं दिया तो ये मान के चलिए कि अगर आपको किसी ने, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको अगर किसी ने थप्पड़ लगा दिया तो आप एकदम से चौंक जाते हैं, अचानक से स्टेबिलिटी आपकी टूट जाती है, आप एकदम शांत बैठे हैं, किसी ने आपको थप्पड़ लगा दिया। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी ने एनर्जी दी, जो थप्पड़ लगाना होता है, इस तरीके से किसी ने आपको थप्पड़ मारा, उसका मतलब उसने अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको ट्रांसफर कर दी। देन दैट मीन्स एनर्जी आपके पास आई, तो वो एनर्जी आपकी स्टेबिलिटी को तोड़ देगी, स्टेबिलिटी को भंग कर देगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे मुझे बताओ अभी। सपोज यहाँ पर है एक ऑयल की ड्रॉप्स है। ओके, ये ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स निकली, देन यहाँ पर कोई ड्रॉप्स है। ओके, ये ड्रॉप्स है। ओके, इस ड्रॉप का mg तो नीचे की तरफ लगेगा। ओके, एंड सपोज यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए एंड देन उस पर एक q चार्ज होगा, नेट चार्ज q उस पर इकट्ठा हो गया। ओके, एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द प्रोटॉन। तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, एंड देन इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन भी लगेगा, दैट मीन्स एक रिपल्सन वाला फोर्स भी लगेगा। ओके, तो ऑल ऑफ यू क्लियर ना, ये दो फोर्स इस पर लगेंगे। एंड देन अगर किसी भी क्वेश्चन में उसको विस्कोसिटी वगैरह वो सारी चीजें दे दी गई हैं तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फॉर नाउ इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये सारी चीजें नहीं कंसिडर की। अगर यहाँ पर ऑयल दे दिया, यहाँ पर जो जो एयर दे दिया, एयर की विस्कोसिटी वगैरह दे दी, बिकॉज एयर की विस्कोसिटी 0 लेते हैं फॉर द नेचुरल, ओके, एट द रूम टेम्परेचर। और नाउ अगर यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पर किसी ने उसने वाटर ले लिया, ऑयल ले लिया, कुछ और भी चीज ले ली, तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी भी काउंट करेंगे। ओके, सो जो एक्सपेरिमेंट निकल के आता है, दैट मीन्स जो फोर्स होता है यहाँ पर, दैट इज क्यू, स्मॉल क्यू एन जी। ओके, नाउ
what is the means of that Q? That Q means the charge applied through the battery. ओके, बैटरी से हमने अप्लाई किया, दैट मीन्स ये तो हमारे पास नोन होगा, ये Q अननोन होगा, एंड M हमारे पास, हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, एंड G तो हम लोग को सबको आइडिया रहता है। ओके, सो एवरीवन नोज कि जो ऑयल है, ऑयल ड्रॉप है, वो मोस्ट ऑफ द स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ओके, स्फीयर का जो वॉल्यूम है एंड डेंसिटी पता लग जाएगा, दैट मीन्स उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका एम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से उसका एम फाइंड कर लेना आप लोगों को। ओके, एवरीवन क्लियर? नाउ अभी इसमें क्या होता है बेटा, एक क्यू क्यू और एम जी, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स इसके इक्वल होता है। इक्वल मीन्स ये मैंने इक्वल किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी होता है, बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा एवरीवन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ स्टडी किया आप लोगों ने? एनीवन टेल मी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज के बीच में, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो दैट्स वाई इसकी F की जगह पे हमने Q1 Q2 लिया था यहाँ पर, एंड अदर दीज थिंग्स को हमने K मान लिया। ओके, सो फॉर नाउ F E इज इक्वल टू Q एंड K को अभी कांस्टेंट टर्म के लिए इसको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर फॉर कंसिडरिंग दिस। ओके, सो नाउ अभी जब इसको फाइंड करने के बाद बेटा क्या होता है कि m यहाँ से फाइंड कर लिया, तो जो चार्ज निकल के आता है, चार्ज निकल के आता है क्वांटाइजेशन फॉर्म में निकल के आता है, दैट मीन्स उसका सबसे मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड द सेकेंड इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड थर्ड इज 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, बिकॉज ये थर्ड मीन्स क्या है, जो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स थी इन दोनों प्लेट के बीच, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये आएगा। दैट्स वाई ये सारी चीजें इस तरीके से कंटिन्यू होती रहेंगी अलोंग द क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड टाइम, इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू होती रहेंगी। सो इज एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, नाउ जब हमने फाइंड किया कि जो चार्ज है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, ये क्या वेरी करता है, Q वेरी फ्रॉम N इंटू E, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज क्वांटाइजेशन। ओके, इस प्रोसेस को, इन दिस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये पूरा जो मिलिकन्स वाला एक्सपेरिमेंट है, उसका अनदर नेम है। ओके, ये अराउंड 868 टू 953 ये उनका टाइम। ओके, एक्सपेरिमेंट हुआ था अराउंड 906 के अराउंड एक्सपेरिमेंट हुआ था, 6 टू 14। ओके, अराउंड 8 ईयर तक ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था, इस टाइम पे उन्होंने ये कंक्लूड कर पाया था ये चीज। ओके, ये उनका टाइमलाइन है जितना वो जिए हैं, एंड ये एक्सपेरिमेंट डेट है, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट डेट याद रखो, दैट इज 906 to 14। ओके, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बट फॉर बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर है, अगर हिस्ट्री के टाइप में आप पढ़ोगे तो जल्दी से याद रहेगा। ओके, सो द क्यू इज फॉलोज एज, दैट इज n डॉट e, और n is equal to 1 2 3 4 like this, and E is equal to charge of
an electron that is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ओके, नेगेटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया. ओके, एवरीवन क्लियर ना? एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? नाउ कैन एनीबॉडी सॉल्व क्वेश्चन? सॉल्व कर पाओगे कोई? ओके, नाउ एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी मैं आपको दे रहा हूँ. A tiny spherical oil drop carrying net charge QQ. Okay, net charge Q is balanced in the still air and vertical uniform. Okay, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, इसको हटा सकते हैं. हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं. So everyone solve this question. Okay, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो. And tell me the answer. A tiny spherical oil drop carrying net charge Q is balanced in still air with vertical uniform electric field of strength. इतने दिया electric field. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity. This given G दिया है हमको and air का जो viscosity दिया वो दिया है, and the density of oil वो भी दिया है. Magnitude of Q, ये चार्ज निकालना आपको. ओके, कैन एनीबडी सॉल्व दिस एग्जाम्पल? सॉल्व कर पाएगा कोई विदाउट एनी हेल्प? अगर कोई सॉल्व कर पाएगा, आई विल गिव यू अ डेयरी मिल्क चॉकलेट. ओके, टेल मी द आंसर नाउ बाय नेम. मैं आपको नेम ले रहा हूँ. आदित्य, कैन यू सॉल्व इट? आदित्य भोसले, आर्या, आर्या कंथाने एंड आर्या रोटोले. आर्यन, भार्गव, दर्शन, क्षितिजा, मिसवा, राजवर्धन, रोहित, समृद्धि, सनिका, शिवा प्रसाद. Is there anyone who can solve this example? Okay. Now, see the example का solution देखिए. अभी मैं आपको solution देता हूँ and then उसके बाद we will okay. The force acting on the drop oil are its weight. Okay, जो ड्रॉप है इसके ऊपर तो एक तो ये फोर्स लगेगा. ओके, एंड बियॉन्ड
जो बियोंसी फोर्स है एयर में है, एक तो ऊपर ये फोर्स लगेगा उसका, ओके, दैट इज डब्ल्यू फोर्स लगेगा, बियोंस फोर्स लगेगा, ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड electrostatic force, okay. The buoyancy force on the oil drop is very small as compared to the other forces, thus the weight of the spherical oil drop balance, जो buoyancy force है, that means buoyancy force है, बहुत ही स्मॉल होगा, ओके, दैट्स वाई इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड जो उसका वेट के थ्रू mg वाला फोर्स है, ये इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस किए हुए है, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू क्यू डॉट ई, ये होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो जी, ओके, एवरीवन नोज दिस। अगर किसी को नहीं पता तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये होता है, ओके। नाउ द ड्रॉप अटेंड द टर्मिनल वेलोसिटी, इफ ड्रॉप अटेंड्स terminal velocity in absence of electric field, okay, when viscous force is equal to its weight, okay, and then viscous force क्या होता है, can everyone, okay, before this, तो यहाँ पर mg लगेगा, ओके, आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ mg, ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, q डॉट ई इज इक्वल टू m डॉट जी, ओके। नाउ q डॉट ई होगा एंड mg क्या है, m को हमने यहाँ पर तोड़ा, दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, दिस वी नोज द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू एंड रो एंड दिस जी, ओके, सो दैट्स वाई ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। नाउ द ड्रॉप अटेंड्स द टर्मिनल वेलोसिटी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अब्सेंस कर दी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा ली जाती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो ड्रॉपलेट्स है वो एकदम बीच में आ गई है, अब ऊपर और नीचे नहीं जा रही है, दैट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी एफ, और टी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। देन एफ टी जो विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई एन आर वी, ओके, दैट इज इक्वल टू एम जी, और दैट इज इक्वल टू एम जी को वी कैन कॉल 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी, दिस इज इक्वल टू द सेकेंड, ओके, this is the second experiment. Now eliminate r from the above equation to get the charge, अभी इस r को हमको निकालना है, ओके। नाउ अभी हम कैसे निकाल पाएंगे, यहां से r निकालो एंड यहां से r निकालने के बाद यहां पर पुट कर दो, ओके। सो अभी देखो क्या क्या होगा यहाँ पर,
Okay, now next is that is 4 पाई, यहाँ पर r को जब हम शिफ्ट करेंगे 6 पाई n ओके 6 पाई n v इंटू 3 ओके, ये चीज हो गई। और वी कैन हमको इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हाँ इसको इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू जो इक्वेशन 1 थी हमारे यहाँ पर, इक्वेशन वन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस क्यू ई, तो इसको हम लोग क्यू ई के बराबर कर सकते हैं, डायरेक्टली क्यू ई के इक्वल कर सकते हैं। ओके, सो जब हम इसको क्यू ई के इक्वल करेंगे 6 पाई एन आर वी इक्वल टू क्यू ई, ओके नाउ तो फाइनली जब हम इस यहाँ से Q फाइंड करेंगे तो Q हो जाएगा 4 पाई रो G अपॉन 3 E इंटू 9 NV अपॉन 2 P G की पावर 3/2। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगी। ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन ऑल द डेटा हमको गिवन है। ओके, दैट मीन्स 4 पाई गिवन है, रो गिवन है, जी गिवन है। ओके, एंड दिस एन नहीं होता यहाँ पर, ये ईटा होता बेटा, इसको बोलते हैं ईटा। ओके, ईटा गिवन है एंड द टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, देन रो गिवन है एंड जी ऑल्सो गिवन है। तो ऑल ऑफ यू एंड दिस ई ऑल्सो गिवन। ओके, ई ऑल्सो गिवन है। सो एवरीवन व्हेन वी पुट द डेटा ऑल ऑफ दिस इन द क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये गिवन है ई, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, जी गिवन है, एयर जो विस्कोसिटी वो गिवन है, ऑयल की डेंसिटी गिवन है, ऑल द डेटा आर गिवन। ओके, तो हमको क्यू फाइंड करना है। तो आफ्टर द पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग दिस डेटा, क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आप लोग फाइंड करके मुझे बताओ बेटा। यू कैन यूज द कैलकुलेटर। ओके, क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ टू पुट दिस एक्सप्रेशन। ओके, ओके, कैन एनीबॉडी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू? समृद्धि, सनिका, सोजवाल, स्वप्निल, वैष्णवी, विक्रांत, विश्वशेष, विश्वराज। ओके, सो आफ्टर दैट 8 into 10 power minus 19 coulomb. 8 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, ये वैल्यू आएगी आपको, तो ये वैल्यू आपको पुट करने के बाद आपका ये चार्ज आ गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने देखा IIT 2010 का ये क्वेश्चन है। ओके, मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्वेश्चन से, मैंने कुछ भी क्रॉप नहीं किया, पूरा का पूरा आप लोगों को दे दिया, बिकॉज आपको आइडिया लगे कि मिल्किंस वेव का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ओके, so anybody have any doubts? नाउ अभी डाल्टन ने तो ये सारी चीजें बता दी। डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला कि E/M रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट, बट डाल्टन सेपरेटली ई नहीं बता पाया एंड सेपरेटली एम नहीं बता पाया। ओके, तो ई को बताने के लिए मिल्किंस ने 1904 में एक्सपेरिमेंट किया, 06 में एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, जिसको हम लोग आज जाने, तो उसने ई बताया कि ई की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, तो
ई वाई एम का रेशियो कितना है? कैन एनीबॉडी टेल मी द रेशियो ऑफ ई वाई एम? 1.75 और 6 क्या होता है यहाँ पर? लेट देम 6। ओके, हम लोग यहाँ पर 6 रख लेते हैं। ओके, इनटू 10 की पावर हाउ मच? -11 -11 और +11? 11 11 प्लस और माइनस? देखो इन द कॉपी में देखो, आप लोग देखो यहाँ पर क्या है। ई वाई एम का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो फ्रॉम हेयर अगर हम लोग देखें ई वाई दिस 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर के जी इज इक्वल टू एम। ई की वैल्यू पुट करने पर we can put the value of E 1.6 into 10 की power -19 upon 1.76 into 10 की power 11, that is coulomb and that is coulomb per kg is equal to m। तो यहाँ पर m आ जाता है 9.1 into 10 की power -31 kg। So this is the mass of electrons। Okay, everyone is clear? एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को डाउट तो नहीं है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी क्लियर हो गया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात आती है। ओके, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, इसका क्रेडिट किसको जाता है? कैन एनीबॉडी नेम द साइंटिस्ट? चैडविक चैडविक। Chadwick. Okay, the neutral charge particle neutrons was discovered by James Chadwick। Okay, James Chadwick ने डिस्कवर किया था by the bombarding boron or beryllium with alpha particles। Okay, ये बेटा एट द टाइम ऑफ डाल्टन के बाद जो स्टडी हुई थी, जे थॉमसन आया। थॉमसन ने उस टाइम पे बोला था कि जो हमारा पार्टिकल्स है, जो हमारा एटम्स है, एटम्स ने जे थॉमसन ने बोला था कि जो एटम्स है इसका एटॉमिक वेट तो डाल्टन ने बोला था। ओके, एंड थॉमसन ने बोला। तो जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया तब उस टाइम पे डिस्कवर हो चुका था कि जो एटम्स होता है, एटम्स क्या है? एक न्यूट्रल एलिमेंट्स है या न्यूट्रल पार्ट है। दैट मीन्स वहां पर पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। ओके, बट ये किसी ने डिस्कवर नहीं किया था न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो बाद में डिस्कवर हुआ आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल, बिकॉज रदरफोर्ड ने बताया था उस टाइम पे कि जो एटम्स है, एटम्स के अंदर एक और पार्टिकल है। बिकॉज एटम्स के अंदर एक भारी, बहुत ही हैवी भरकम पार्टिकल्स है एटम्स के अंदर। ओके, ये एटम्स है, सपोज एटम्स है, उसने बोला कि एटम्स के अंदर दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत ही हैवी है। उसने बोला कि प्रोटॉन्स के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स है जिसकी वजह से उसकी हैवीनेस, जो यहाँ पर हैवी है, उसके वेट अंदर से बढ़ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर तब उसने, चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, सो द रिएक्शन फॉलोज एज, कि मैंने बताया डिस्कवरी कैसे हुई, बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि एटम्स के अंदर और सा भी एक और एलिमेंट है। इसका रिएक्शन कैसे होगा? दैट इज Be49 प्लस 2 अल्फा 4 6 कार्बन 12
0n1, ये जो न्यूट्रॉन्स है इससे हम लोगों को पता लगा न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। ओके, नाउ अभी मैं एक आपको टेबल बनवाता हूँ। ऑल ऑफ यू नो द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, मास in kg, that is 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, 1.673 into 10 की पावर माइनस 27 kg में बोल रहा हूँ मास, 1.675 into 10 की पावर माइनस 27। ओके, अप्रोक्सीमेट चार्ज, चार्ज कितना होगा? ओके, अप्रोक्सीमेट चार्ज, ओके, चार्ज किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दैट मीन्स वही कूलाम में ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये चीज होता है। ओके, तो ये चार्ज हो गया। चार्ज मीन्स इस पर -1, इस पर +1 एंड इस पर नो चार्ज। -1 की वैल्यू क्या है? अगर हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वही सेम चीज आ जाएगी। ओके, अप्रोक्सीमेट और रिलेटिव मास। ओके, relative mass, that means 1 upon 83, 183, इसका 1 एंड इसका 1। ओके, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1837 इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। ओके, नाउ अभी जो थॉमसन का मॉडल था उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। ओके, थॉमसन ने क्या क्या प्रपोज किया था और क्या क्या एक्चुअली में हमको मिला था, एंड रदरफोर्ड ने कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, in the J.J. Thomson in 1904 proposed that if there was an equal and opposite positive charge, okay, involving या developing in the electrons in the matrix, okay, that means इसने बोला है कि जो हमारा ये हमारा चार्ज है, ओके, इसको भूल जाओ, मैं सही से एक ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये हमारा कोई भी स्फेरिकल, ओके, ये हमारा एटम्स है। ओके, इसने बोला कि इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, दैट मीन्स इस पर तो इलेक्ट्रॉन्स तो जे थॉमसन ने बताया, उसने बोला कि इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज भी है, बिकॉज जो एटम्स है एटम्स न्यूट्रल बताया, तो उसने बोला कि अगर मैंने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो उसने बना डिस्कवरी कर दिया, तो उसने बोला कि कोई और पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर में, उसकी डिस्कवरी नहीं कर पाई इसने, और कोई पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने क्या बोला था कि द मॉडल कुड नॉट satisfactorily explain the result of scattering experiment carried out by the रदरफोर्ड। उसी टाइम पे बेटा, उसी टाइम पीरियड में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स जो सबको आइडिया है, एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर प्लेट रखी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी उसने। ओके, एवरीवन नोज कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से उसने बम्बार्डिंग की इस तरीके से। इस तरीके से, तो जब देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ से जाकर इस तरीके से मुड़ जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, बिकॉज इससे सीधे निकल गए, इससे कुछ पार्टिकल्स से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे डेविएट हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल्स ने थॉमसन के मॉडल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ओके, एंड रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था? Alpha is getting. ओके, एंड एनीवन?
ओके नाउ अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, अभी हम लोग देखेंगे दैट इज एटॉमिक मॉडल। ओके आप लोग बोलते हो चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़े हो। ओके फर्स्ट मॉडल दैट इज जे थॉमसन। ओके इसको क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन मॉडल। ओके रेजिन पुडिंग। ओके ये दोनों फेमस नेम है उसके, थॉमसन मॉडल का ये दोनों फेमस नेम है। उसने क्या बोला था बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक इस तरीके से बॉल टाइप है। एवरीवन नोज कि खीर सभी लोग जानते हो ना, खीर क्या होती है? ऑल ऑफ यू नो द खीर। दैट मीन्स उसने बोला कि ये खीर टाइप है। वाटरमेलन तो सब लोग जानते हैं, वाटरमेलन वाटरमेलन का इस तरीके से कटा हुआ पार्ट है। ओके ये वाटरमेलन का पूरा रेड रेड वाला पार्ट है। ओके लेट मी चेंज द रेड, अंदर का पार्ट मैं उसमें चेंज करता हूँ। ओके उसने बोला कि जो रेड वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव चार्ज। ओके एंड देन ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं, जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, that seeds is electrons and that red part is proton। ये जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि जो एटम्स होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड देन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच बीच में, वो वाटरमेलन की तरह होते हैं। जो वाटरमेलन होता है उसके जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक ब्लैक होते हैं। एंड देन बाकी का पूरा पार्ट क्या होता है? रेड रेड, वो प्रोटॉन वाला पार्ट होता है। ओके ये जे थॉमसन का मॉडल था। ओके Raisin pudding model. किसी को कोई डाउट है? No, sir. नाउ जे No थॉमसन का question. इसकी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, किसी को ऑब्जर्वेशन चाहिए बताऊं मैं क्या क्या ऑब्जर्व किया था इसने? इज एनीवन वांट टू ऑब्जर्वेशन? वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना वो सारी चीजें। दैट इज ये मॉडल तब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के टाइम पर हो रहा था। ओके दैट इज पॉजिटिव स्फीयर लिख सकते हैं। ओके दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो नाउ अभी हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल्स। मॉडल अल्फा स्कैटरिंग experiment। Now, listen carefully. Rutherford allowed a narrow beam of alpha particles to fall on the very thin gold foil and studied that the subsequent path of these particles with the help of zinc sulfide coated screen। ओके जो जिंक सल्फाइड का कोटेड स्क्रीन था उसके थ्रू उसने पाथ डिस्कवर किया कि वो किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जाते हैं। ओके
A zinc sulfide coated screen gives off the visible flash of light when struck by the alpha particles. Okay, the alpha particles were emitted by the radioactive substance. These particles are dye positive helium. Okay, लाइक उसका जो एक्सपेरिमेंट था इस तरीके से एक्सपेरिमेंट था. ओके, लाइक मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. ओके, ये प्लेट है उसका. ओके, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है. ओके, अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ से इमिट कर रहे हैं इस पर. ओके, और ये जो प्लेट है ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है. ओके, ये गोल्ड फॉइल है. एंड द नेक्स्ट इज इस तरीके से ये इसके अंदर वैक्यूम बना दिया हमने. एंड दिस इज द स्क्रीन. ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल किस तरीके से मूव करते हैं, दैट इज इस डायरेक्शन में, 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 इस तरीके से. दीज आर डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ओके, तो आपको आइडिया लग गया. नाउ उसका एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन ये था रदरफोर्ड का कि इफ द मॉडल्स ऑफ एटम्स प्रपोज्ड बाय द थॉमसन वाज करेक्ट एंड द अल्फा पार्टिकल्स बीइंग बॉम्बार्डेड had sufficient penetration power that all alpha particles would pass through the gold foil. Okay, that means उसने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स अगर थॉमसन्स का मॉडल करेक्ट है कि सारे में पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट, दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल पास हो जाना चाहिए. ओके, हाउएवर इफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज नॉट इनफ. ओके, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर नहीं था, तो पेनिट्रेशन पावर के अंदर में हमको नहीं जाना वो कितना था. बट इन द एक्सपेरिमेंट ही हैज डिस्कवर दैट कि उसका क्या ऑब्जर्वेशन था. अभी तो उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि पास हो जाना चाहिए, बट उसका किस तरीके से हुआ मैं आपको फिगर देता हूँ, उस फिगर से आपको आइडिया लगाना है. ओके, these are the alpha particles. ओके, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं. a beam of alpha particles. This is the atoms of gold foil. ओके, ये गोल्ड फॉइल है. इस पर जब एटम्स उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग की तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स 3 ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व किए. दैट मीन्स हाउ मच, हाउ मेनी? 3 ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किए. ओके, नंबर 1, majority of alpha particle pass through the straight line through the gold foil with the little or no deflection. Okay, that means number 1 point. Most of the alpha particles passed. Okay, all of you had the written notes. सबके पास नोट्स हैं या आप लोग नोट्स बना रहे हो? मुझे बताओ. बिकॉज अगर नोट्स बना रहे हो दैट मीन्स मैं पूरा सेंटेंस लिखूं. समृद्धि, वैष्णवी, शिवा प्रसाद, एनीवन टेल मी कि आप लोग नोट्स बना रहे हो मेरे लेक्चर से या आप लोगों के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं? बने हुए ना? ओके, सो ऑल ऑफ यू, अभी मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज है. ओके, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, विथ लिटिल और नो डिफ्लेक्शन. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
some of the alpha particles are deflected from their path by a small angle. Okay, okay. And third, very good. And the third is very few alpha particles are deflected backward through greater than 90 degrees. Okay, that means very few particles are turned back greater than 90 degree, or we can call 180 degree. Okay, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही कम पार्टिकल्स. इस जो थर्ड पॉइंट है इसमें उसने नंबर भी दिया था कि कितना नंबर्स दिया था. कैन एनीबॉडी टेल मी द नंबर्स? 1 in 20,000. Okay, 1 in 20,000 particles get deflected at 180 degree. Okay, that indicate. अभी इससे क्या कंक्लूजन निकला? ये 3 पॉइंट थे, इन्हीं 3 पॉइंट से मैं कंक्लूजन निकालता हूँ. These 3 points are observation. ओके, अगर आपको स्कूल एग्जाम में ऑब्जर्वेशन लिखने को आ जाए तो यही 3 पॉइंट्स आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है. दैट मीन्स नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ लिटिल और नो डिफ्लेक्शन. नंबर 2, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल. एंड नंबर 3 पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर टर्न बैक ग्रेटर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री. ओके, नाउ चेक द कंक्लूजन. हाँ, कंक्लूजन पे आते हैं. तो इसी 3 पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला है? ओके, कंक्लूजन नंबर 1, दैट इज द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द मेटल फॉयल. इस फॉयल से पास हो जाते हैं. ओके, दैट इंडिकेट द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज इम्पिटी. ओके, दैट मीन्स सपोज ये एटम है. ओके, अब यहाँ से सारे एटम्स निकल जाते हैं, इस तरीके से निकल जाते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द निकल जाते हैं. एंड कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से जाते हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ओके, एंड कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से जाते हैं एंड इधर से ही ऐसे वापस आ जाते हैं. इज एवरीवन क्लियर ना? क्लियर है सब लोग, या मैं फिगर दिखाऊं इसका भी? आप लोग बोलते नहीं हो यार, बताना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ओके, दैट मीन्स इस तरीके से बोला उसने. यहाँ पे 4 पार्टिकल्स उसने बम्बार्डिंग करी, 1 2 3 4. नंबर 1 पार्टिकल पास कर दिया, सेकंड पार्टिकल लिटिल डिफरेंस, थर्ड पार्टिकल 180 डिग्री एंड फोर्थ पार्टिकल भी उसमें डिफ्लेक्ट हो गया. ओके, तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 का ऑब्जर्वेशन ये हो गया. एंड पॉइंट नंबर 2 का ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? पॉइंट नंबर the fact that few alpha particles are deflected at a large angle indicate that the presence of heavy positively charged body. Okay, the second point, that means alpha particles are deflected that means presence of large positive हैवी बॉडी. बिकॉज यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज एटम आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव मिल गया उसको,
तो यहाँ से डिफ्लेक्ट तो हो ही जाएगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 in 20,000. Okay, the number is 1 in 20,000 particles are get deflected by 180 degree. Okay, that indicate that the volume occupied by this heavy positively charged is very small. That indicate volume occupied by this heavily charged particle, heavily charged, that means positively charged particles body is very small. Okay, everyone is clear now? किसी को कोई डाउट है? Anyone have any doubt? Now, on the basis of the previous observation, जो हमने लास्ट पेज में किए हैं ऑब्जर्वेशन, having Rutherford realized that the rebounding of alpha particles had made something even more massive than themselves. Okay, जब ये बाउंडिंग किया, दैट मीन्स ये वापस जा रहा है इधर से, न्यूक्लियस से टकरा करके वापस आ रहा, तो उसने ऑब्जर्व किया, दैट मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है यहाँ से, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हेविली पार्टिकल्स इसके अंदर बैठा हुआ है। यस विक्रांत देसाई, एनी प्रॉब्लम? ओके, रदरफोर्ड रियलाइज दैट कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी, उसका वेट इतना होता है एंड वो भी काफी हैवी होता है, एंड जब वो बॉम्बार्डिंग की और वो 180 डिग्री से वापस आ गया, दैट मीन्स ही रियलाइज दैट कि एटम्स के अंदर में मिडिल में बहुत ही हैवी चीज रखी हुई है। ओके, दैट हैवी चीज अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा हैवी है, बिकॉज तभी तो वो वापस आ गया उसके मोमेंटम से। ओके, इनसाइड द गोल्ड प्लेट एटम। ओके, so the Rutherford proposed that after the observation, उसका conclusion से उसने propose किया कि all the positively charge and mass of an atom is concentrated is very small region at the center of the atoms. That means all the positively charged, number one, all positive charge and mass of the atoms is concentrated in a very small region at the center of atom, that is called, क्या बोलते हैं इसको बेटा? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ nucleus is very small as compared to size of atom. Okay, that means the diameter की अगर बात करें, diameter की बात करें, that means
द डायमीटर अबाउट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायमीटर -13 ओके सेंटीमीटर ओके होता है नियर अबाउट ओके, एंड इसका डायमीटर नियर अबाउट 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होता है ओके। सो दिस इज ऑब्वियसली 10,000 और वी कैन कॉल 1,00,000 टाइम्स ओके बड़ा है ओके। देन द थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। Most of the space outside the nucleus is empty okay, and the fifth point is electrons equal in the number to the set the nuclear positive charge revolve around the nucleus okay। that means उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वल इन नंबर टू द नेट न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसने ये भी बोला रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का फोर्थ पॉइंट इज equal neutrons sorry equal electrons equal in number of positive charge net positive charge ओके जो न्यूक्लियस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है वो होता है ओके, एंड देन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने बोला कि अगर ये न्यूक्लियस है ओके तो इसके चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं ओके। अभी यहाँ पर कोई भी उसने रेडियस कुछ भी डिफाइन नहीं किया ओके। इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू देमसेल्फ of an electrons balance the force of attraction of the nucleus and electrons okay। अभी इसने बोला कि एक न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर क्या है इस तरीके से सर्कल है ओके, यहाँ पर क्या है आपका न्यूक्लियस है ओके, इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। अभी कौन सा रेडियस में काट रहे हैं, नो वन हैज द आइडिया ओके। उसने बोला कि इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर अट्रैक्ट रहेंगे, मतलब ये अपना सेल छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे या किसी दूसरे एलिमेंट से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ओके। so these are the main observations or we can call the postulates of Rutherford model। रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया तो ये उसके थ्योरी दी उसने आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द दिस थ्योरी ओके। जो ये थ्योरी पे उसने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओके। बेटा एनीवन हैव एनी डाउट्स, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो ओके, नाउ द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। ये डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कर सकते हैं इसमें, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट बताओ। द नंबर 1 डिफेक्ट, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस आर नॉट मेंशन। जो मैंने बताया कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मेंशन नहीं है, उसमें वही पॉइंट दिया। पोजीशन फ्रॉम न्यूक्लियस आर नॉट मेंशन ओके। And the second point, according to the Maxwell theory, electromagnetic radiation, if charged particles undergoes a non-uniform motion, okay, in the electric field,
then it loses the energy continuously in the form of electromagnetic wave. उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी दी जाती है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की में कन्वर्ट होने लगते हैं वो लोग। बट ऐसा कुछ भी नहीं बोला रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज द यूनिफॉर्म मोशन, अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन से वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा तो उसमें क्या है, एक वेव कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट ऐसा रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला वेव्स के बारे में। बट मैक्सवेल ऑलरेडी ये बोल चुका था, तो ये थ्योरी यहाँ पर भी गलत हो गई। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, all of you know the atomic number, that is atomic term. Okay, ये जो थ्योरी बता दी मैंने अभी तक, ऑल ऑफ यू क्लियर ना? बस थ्योरी का पार्ट यहाँ पर कंप्लीटेड है। ऑल ऑफ यू नाउ, अभी हम लोग सारे टेक्निकल वाली पार्ट पढ़ेंगे, बिकॉज जो भी थ्योरियां थी यहाँ पर वो भी टेक्निकल थी, बट थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप लग रहा था वो अपन को देखने में। ओके, ऑल ऑफ यू नो द एटॉमिक टर्म, दैट इज जेड। व्हाट इज द नेम ऑफ जेड? एटॉमिक नंबर जेड, इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू नो? सबको पता है बेटा डेफिनेशन? दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो ये तो आपको मैं नहीं बताने वाला। ओके, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स में that is proton and neutrons are present in the nucleus. Protons and neutrons are present in the nucleus. Okay, so fundamental particles are collectively, so these particles, nucleons. Okay, third point, mass number, that is mass number. Okay, and the fourth point, isotopes. Okay, and the fifth point, isobar. Okay, and the sixth point, isotone, and the seventh point, isoelectronics. All of you knows that these term, या किसी को आइडिया ना हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं? ऑल ऑफ यू मुझे आंसर दो आप लोग, और चैट और बाय मैसेज और बाय बोल के मुझे अनम्यूट करके आप लोग बताओ मुझे। इज एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस टर्मिनोलॉजी? इस टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ना, अभी कुछ that is the next point is isoster.
molecules having same number of atoms and also have same number of electrons. Electrons are called isosters. Okay. For example, that is N2CO, N2 and CO, CO2 and N2O, HCl and F2. Okay. And the next is that is 9 iso differs. That means atoms having same difference between the number of electrons and the number of protons are called. Okay, this. Okay, they have same value of A minus 2Z. That is for example, okay, clear? Now यहाँ पर किसी को कोई डाउट है इन दिस टर्मिनोलॉजी में? ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखना. मास नंबर, ऑल ऑफ यू नो द मास नंबर. आइसोटोप डिस्कस कर चुके हैं, आइसोबार डिस्कस कर चुके हैं. आइसोटोन में क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए. ओके. एंड आइसोबार में ए इक्वल होना चाहिए, आइसोटोप में जेड इक्वल होना चाहिए. मास नंबर है ए हमारा. ओके. एंड जेड क्या है, न्यूक्लियंस तो मैंने बता दिया. न्यूक्लियंस दैट मीन्स पी प्लस एन न्यूक्लियंस होता है. ओके. एंड जेड तो ऑल ऑफ यू नो द डेट. ओके. सो इन द टुडेज लेक्चर एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या आज के और लास्ट लेक्चर में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज मैं अभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम लाइक कुछ अभी हुआ ही नहीं है. ओके. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा. मैंने एक प्रॉब्लम दिया, आप लोगों ने किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि एक तो आप लोग ने थोड़ा सा स्टडी नहीं किया घर पे. ओके. तो उसको पढ़ो बेटा और ध्यान से देखो कि क्या करना है. ओके. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब भी आप पढ़ रहे हो, दिन हो रात हो, किसी भी टाइम पे अगर पढ़ रहे हो, इनकेस केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का कहीं का भी हो, मुझे मैसेज कर दो, सर ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ओके.
विद इन हाफ एन आवर में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर कहीं पर बिजी हूँ या लेक्चर ले रहा हूँ तभी हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, अदरवाइज मैं आपको शाम को रात को मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, जो जो मेरे को मैसेज करते हैं मैं सबका 1 बाय 1 सबका रिप्लाई करता हूँ। ओके, इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज करो, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं।